है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये आसानी के साथ ऑक्सीजन दूसरे यानी एक वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर कर लेते हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब चूंकि इसी ऑक्सीजन के पास एक और जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये हाइड्रोजन हकीकत में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और इस तरह ये बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बिटवीन द डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल ये जब अरेंज होना शुरू हो जाती है, तो इसी के नतीजे के तौर पर जो है आइस उसके अंदर जब मॉलिक्यूल हैं वो अरेंज हो जाते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यानी 6 एज स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसी वजह से वो आइस जो है वो सरफेस पे फ्लोट करती है। इसी बॉन्डिंग की वजह से सरफेस टेंशन भी क्रिएट हो जाती है और चीज़ें डिफरेंट जो हैं वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करती हैं। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अब नतीजा क्या निकलता है, जब अब ये मैंने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन की है, इसके एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है? इसके एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग नहीं है वो ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनके पास ऑक्सीजन मौजूद है तो ये आप वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकती हैं। डिफरेंट ये डॉटेड लाइन जो है स्टूडेंट्स ये शो हो रहे हैं। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो आसानी से जो है इवेपोरेट नहीं होता। अगर ये बॉन्डिंग कुदरत पैदा ना करती, देखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है ये, अगर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान ये बॉन्डिंग ना होती, जिसको हमने कुछ अर्सा पहले कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा है, ये कोहेजन अगर फोर्सेस ना होती तो दुनिया में जितना पानी भी है वो आसानी के साथ एवेपोरेट हो जाता, उड़ जाता और कुछ भी ना होता ज़मीन के ऊपर। तो दूसरे लफ्ज़ों में चाहे टेम्परेचर कितना हाई हो जाए, एक ख़ास टेम्परेचर तक जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर के बाद एवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वाटर जो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो वो जो कन्वर्ट होने नहीं दे रहा होती वो कौन सी फोर्स है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आइस जो है उसका बनना भी ऑन द सरफेस ऑफ द लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सीज, कुछ ओशन भी फ्रीज हो जाते हैं सर्दी के दिनों में। तो वो मखलूक जो पानी के अंदर है वो भी उसको मरने से कुदरत ने बचाया कि आइस वहाँ पे जो है वो सरफेस पे जो है लेयर बनाती है इंसुलेशन, और अंदर की ज़िंदगी महफूज रहती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कैसे हेल्पफुल हो सकती है टू मेक द वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, आयनिक बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो ऐसे तमाम कोवलेंट कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, जैसे सक्रोज C12H22O11, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि मेथनॉल, यानी ऑल द अल्कोहल फैमिली, इन सब के पास हाइड्रोक्सिल या ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बना लेते हैं और आसानी के साथ वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि चूंकि ऑयल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, इसलिए ऑयल जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, चाहे आप उन्हें कितना भी मिक्स करें। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा हमारे पास इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अपने नाम से जाहिर है डाई इलेक्ट्रिक मीन टू इलेक्ट्रिक मीन टू चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है, कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ आमतौर पर फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है, लेकिन यहाँ हम उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ये लॉ हमें ये कहता है, जो कूलम लॉ है, और इसी की बेस पे हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम उसको स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force of attraction between two oppositely charged bodies x and y is directly proportional to the product of the charges, and they are inversely proportional to the squares of the distance between them r. मैथमेटिकली इसको समझते हैं। यहाँ आप देखिए मैथमेटिकली फॉर्म है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ताल्लुक किससे होगा, ये दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं। पानी के अंदर दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज का क्या जिक्र है, उसका जिक्र ये है
कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि वाटर जो है वो जब उसके अंदर कोई भी इनऑर्गेनिक जो है वो कोई भी आयनिक बॉन्डिंग का बेस कोई कंपाउंड ऐड किया जाता है जैसे NaCl, तो यहाँ आप देख लें 2 ऑपोजिट चार्ज आपको आयंस नजर आ रहे हैं। ये एक दूसरे से जुदा क्यों हुए? जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई। किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से? जो वाटर का मॉलिक्यूल जो है इनके ऑपोजिट एंड्स की तरह वजह से इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकती हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऑपोजिटली चार्ज आयन जैसे सोडियम आयन जैसे क्लोराइड आयन। अब सोडियम आयन क्लोराइड आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल जब स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट पोल की वजह से, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में थी उससे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सोडियम आयन और वाटर के ऑक्सीजन साइड नेगेटिव साइड और वाटर का पॉजिटिव साइड और क्लोराइड आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब ये ज्यादा हो जाए, यानी एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल्स है, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये सोल्यूट पार्टिकल है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और क्लोराइड आयन और वाटर के हाइड्रोजन आयन या सोडियम आयन और वाटर के ऑक्सीजन आयन इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहलाती है, यानी वाटर एज अ सॉल्वेंट है। और ये बात याद रखिए कि वाटर का एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाए तो इस प्रोसेस को जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाए और उसमें आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बनाए उसे हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। और ऐसा प्रोसेस ऐसा सोल्यूशन कि जिसमें वाटर की बजाय कोई और सॉल्वेंट यूज किया जाए अदर देन वाटर, तो उसको सॉल्वेशन प्रोसेस कहते हैं। बट कम टू द टॉपिक कि मैंने अभी ये कहा कि जो हमने सोल्यूट यूज किया है वो 2 ऑपोजिट आयन से मिलकर बना हुआ है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन। सोडियम आयन क्लोराइड आयन दोनों सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वीक हुई ना, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक किसने किया? वाटर का ऑक्सीजन एंड जो कि नेगेटिवली चार्ज था और सोडियम का पॉजिटिव एंड। तो ये सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज़्यादा हो जाएगी तो तब हम कहते हैं कि सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाती है, और तब हमारे पास जो है वो कोई चीज़ या कोई भी कंपाउंड जो डिसॉल्व किया हुआ है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये उसी की तरफ जिक्र हो रहा है। अब दोबारा इसको मैथमेटिकली फॉर्म में देखिए। एक्स वाई क्या है? हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं जो आयनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन होते हैं। ठीक है, जब कैटायन एनायन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयनिक सॉल्ट की बात हो रही है वो क्या होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके फोर्स है, यानी दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा है तो मीन्स से उनके दरमियान डिस्टेंस फिर क्या होगा? कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो अब वाटर के अंदर डिसॉल्व चीज़ें क्यों हो जाती हैं? इसकी जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो मिड में फोर्स और इसके दरमियान हमें नज़र आ रहा है ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज़ के दरमियान, इसको जब इक्वालिटी पे लेके जाते हैं तो ये डी हो जाता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज़। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके साथ होगा? डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और वाटर के इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से चीज़ें जो हैं वो वाटर के अंदर मोर डिसॉल्व हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये मोर डिसोल्यूशन जो है इट लीड्स टू द वाटर पोल्यूशन, लेकिन इसके जनरल लाइफ में हमारे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस भी हैं। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अमंग ऑल द लिक्विड्स वो सबसे हायर रेंज पे है, 80 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का। इसीलिए वाटर के अंदर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए वाटर के अंदर मैक्सिमम चीज़ें क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। उसके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ये जो आपको फोटो नज़र आ रहा है ये पोलर हमारे पास एनिमल है और इसको पोलर फॉक्स भी कहा जाता है। ये पोलर साइड जहाँ पे पोलर बियर पाया जाता है अंटार्कटिका साइड्स पे, उन रीजन में ये फॉक्स पाई जाती है और ये उस मौसम में आसानी के साथ मूव करती है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर जो आपको फर नज़र आ रहा है
ये इंसुलेशन के तौर पर काम करता है और इस तरह के बाकी एनिमल जो हैं वो सरवाइव करते हैं। एक जनरल नॉलेज है जो मैंने आपसे शेयर की। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।